सब जन ध्यान दो। अब सब जन ध्यान से सुनो। जब भी हम शक्कर खरीदने को जाते हैं, तो शक्कर गिन के लेते हैं, काउंट करके लेते हैं। और किस पे गिनते हैं उसको? वेइंग मशीन पे गिनते हैं। और वेइंग मशीन पे गिनते हैं तो उसका क्या गिनते होंगे? मास की वेट, वेट गिनते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आम जनता के लिए अगर फिजिक्स घुसा दिया तो चीजें बड़ी कठिन हो जाएंगी। अगर 1 किलो शक्कर का भाव कितने रहता है? वाकई पाटिल सध्या काय भाव है 1 किलो? लगभग 42 रुपये समझो है। अगर 1 किलो साखर 42 रुपये, आम जनता को समजता है साखर 42 रुपये झाली, साखर 44 रुपये झाली, साखर 50 रुपये झाली. ठीक आहे, दिवाळीत मान लो सीजन धडाका, साखर 30 रुपयात भेट राहिली. तो ये लोग जब बोलते हैं साखर 50 रुपये झाली, तो बाय डिफॉल्ट लोग बोल रहे हैं कि एक ब्रैकेट में 1 किलो साखर ब्रैकेट क्लोज 50 रुपये झाली. ठीक है, बोलते टाइम ही 1 किलो की बात चल रही. अब अगर आम लोगों की जिंदगी में तुम 9.8 किलो का भाव घुसाड़ोगे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. 100 साल लगेंगे इंसानों को अडेप्ट होने के लिए, वो नॉर्मल भाषा बनाने के लिए. तो फिर गिन रहे हैं वेट, और साला वेट रहता है मास इंटू ग्रेविटी. मास अगर शक्कर का 1 kg है और ग्रेविटी 9.8 है, तो ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो तुम ले कितना रहे हो? तुम 9.8 न्यूटन शक्कर ले रहे हो. तो जब बच्चों, गाँवठी भाषा में, एकदम गाँवठी मानुस जो है, उसको वजन कांटे के ऊपर 1.000 दिखता है ना, वो 9.8 रहता है. अब जाहिर सी बात है, तुम बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न आ सकता है, भाई 1.000 ये तो मास है ना, केजी. तो एक केजी और न्यूटन बराबर कैसे क्या? तो एक्चुअली बच्चों, एक ही इतनी ही बात समझनी है हमको कि ये केजी नहीं है. केजी क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेइंग मशीन है, ये मासिंग मशीन नहीं. वेइंग मशीन है तो वेट गिनेगी. वेट का यूनिट होता है न्यूटन. और मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? केजी. और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. तो न्यूटन ही नहीं, वेट का एक कॉमन यूज्ड यूनिट रहता है के जी एफ, किलोग्राम फोर्स. पीछे कुछ हुआ क्या? अरे ड्यूरेबिलिटी देख के इसलिए तेरे लाख 1.5 लाख का है. तो टूटेगा, टूटा तो रिप्लेसमेंट. अरे तो वापस होगा. लीव एंड लेट लीव. इतना ठीक है. हेलो हेलो इंग्लिश. और भैया लाइट गई वाली ना, इसलिए मक्खी है. ठीक है. ठीक है. तो बच्चों जो वेट रहता है, वेट के दो जन रहते हैं, एक रहता न्यूटन और एक रहता केजीएफ. तो आम जनता जो यूज करती है वो केजी भी नहीं रहता और वो न्यूटन भी नहीं रहता. आम जनता, हम लोग जो दुकान पे जाने के बाद बोलते काका 1 किलो साखर दिया, तो हम बोल रहे होते काका 1 kgf साखर दिया. ये रहते हैं, हम ये मांगते रहते हैं 1 kgf साखर. ठीक है. और हमें अभी है ना बच्चों, अभी हमको बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि 1 किलो साखर लेके बताओ तो किधर तुम्हें फायदा होगा. तो अब तुमको परचेस करनी है. परचेस करते टाइम फायदा दो प्रकार से हो सकता है. एक तो तुमको उतनी ही साखर लेने के लिए किसी जगह पे कम रुपए लग जाए. सोमनाथ काका की दुकान पे 5 रुपए में चिप्स पूड़ा आ रहा था, तो समझो शर्मा की दुकान पे 4 रुपए में मिल गया तुमको सेम चिप्स पूड़ा. भारी. एक तो ये फायदा. नहीं तो अगर तुम पैसे उतने ही दे रहे हो तो तुम्हें सामान ज्यादा मिले. यही यही चाहते हो ना तुम? दो में से कोई एक ही चीज चाहते हो. तो अभी हम ऐसे करते हैं कि रुपीज हम सेम सेम कर देते हैं, करेंसी. हम चाहे पोल पे जाए चाहे इक्वेटर पे जाए, ठीक है, हम रुपीज सेम सेम कर देते हैं. तो अब, नहीं सॉरी, हमको क्वेश्चन में दे करके रखा है ना कि 1 kg लेने का है तुमको. देखो, 1 kg लेने का है तुमको.
अब इसके पीछे साइंस क्या है? अब ये वेइंग मशीन जो है ना बेटा, वेइंग मशीन अगर ये प्रॉपर न्यूटन में गिनती ना, न्यूटन में, तो जैसे जैसे काका पिशवी के अंदर शक्कर डालते रहते थे, साखर डालते रहते थे, तो ये हमारा न्यूटन में रीडिंग बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था, और 1 kg रीच कर जाने पर ये 9.8 न्यूटन दिखाता था। लेकिन अभी फिलहाल तो ये रीडिंग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये 1.000 ब्रैकेट में kgf ऐसे बता देता है, और 1.000 पे ये रुक जाएगा, रुक जाएगा। और ये केजीएफ का रीडिंग है, केजीएफ का रीडिंग है म्हणजे ये वेट का रीडिंग है, और वेट दो चीजों पे निर्भर करता है, मास पे और ग्रेविटी पे। अभी जब तुम इक्वेटर पे जाओगे, ध्यान से सुनना, तुम जाओगे अफ्रीका में इक्वेटर पे लेने के लिए, तब भी तुम्हें लेनी तो 1.000 है। और तुम पोल पे जाओगे, पोल पे, नॉर्थ पोल पे, गोरे गोरे लोग पोलर बेयर के पास में, तब भी तुम्हें लेनी तो 000 है, 1.000 है। और ये जो 1.000 है ना, ये तुम्हारा वेट है भैया, वेट केजीएफ में। और तुम्हारा जो 1.000 है, ये ग्रेविटी के वजह से और मास के वजह से हो रहा है। मास किस चीज का? शक्कर का। और ग्रेविटी उस जगह की, इक्वेटर पे की ग्रेविटी कितनी रहती है, मतलब ज्यादा रहती है कि कम रहती है? कम रहती है। तो इक्वेटर पे की ग्रेविटी को हम मान लेंगे जी, और पोल पे की ग्रेविटी को हम मान लेंगे जी। इसमें भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है ना, कि अपनी भाषा को अपन कमजोर मानते हैं, तो को अपन दूसरा ले लेंगे। हाँ, जा, देखो, पोल पे की ग्रेविटी तगड़ी ग्रेविटी है, और इक्वेटर पे की ग्रेविटी छोटू सी ग्रेविटी है, लेकिन दोनों पे तुम्हें वन और वन सेम करना है ना, तुम्हें वेट सेम करना है, वेट 1.000। तो ग्रेविटी की वैल्यू तो अपने पास आ गई भैया, एक जगह ज्यादा एक जगह कम है। तो ग्रेविटी इनटू मास का प्रोडक्ट अगर वन करना है, और ग्रेविटी की वैल्यू है तुम्हारी छोटी, ग्रेविटी की वैल्यू है तुम्हारी छोटी, तो मास की वैल्यू कैसी चाहिए? बड़ी। और अगर ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हारी है बड़ी, तो मास की वैल्यू कैसी चाहिए? छोटी। तभी तो दोनों जगह पे असली मसाले सच सच 1.000। समझा क्या? ऐसे आएगा। तो ग्रेविटी जहां पर कम है बच्चों, वहां पे तुम्हें शक्कर का ज्यादा मास मिलेगा ना, शक्कर का मास, ज्यादा मास इंटू वहां की कम ग्रेविटी, इक्वेटर की कम ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी होके वजन का रीडिंग दिखाएंगे ना 1.000। और जहाँ पे तुम पोल पे चले गए, वहां पे ग्रेविटी जास्त है, बड़ा जी है, तो वहां पे तुम्हें शक्कर का थोड़ा सा मास भी काका डालेगा, तो थोड़ा सा मास डालते ही 1.000 अचीव हो जाएगा। क्योंकि 1.000 बच्चों ये मास नहीं है, ये मास नहीं, ये मास इंटू ग्रेविटी mg है। ठीक है, ये जो हम जो वजन कांटे पे गिनते हैं ना, ये ग्रेविटी है, बाकी ग्रेविटी भी डिसाइड करती है कि क्या रीडिंग क्या रहेगी वजन कांटे के ऊपर। ठीक है। तो जहाँ की ग्रेविटी ज्यादा है, जाहिर सी बात है वहां पे मास कम लगेगा, उतनी ही रीडिंग लाने के लिए, 1.000 की ही रीडिंग लाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1.000 दे रहा है। और जहाँ पे ग्रेविटी छुटको सी है, वहां पे मास बड़ा लगेगा प्रोडक्ट उतना लाने के लिए। तो जब तुम घर पे आ गए, तो एक्चुअल में शक्कर, अब हम अमाउंट देख रहे हैं, शक्कर का अमाउंट, तो ज्यादा शक्कर कौन से थैले में भर के आई, इक्वेटर वाले में कि पोल वाले में? इक्वेटर वाले पे ज्यादा शक्कर भर के आई, दिख रहा है ना? शक्कर का ज्यादा मास प्राप्त हुआ तुम्हें इक्वेटर पे देन कंपेयर टू पोल। ये मेरा भाषण समझ आ रहा है कि तुमको? तो इसलिए लोग सामान खरीदने के लिए, महंगा महंगा सामान खरीदने के लिए, अब शक्कर के भाव में, ठीक है, अभी थोड़ा अपन इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कितना फर्क आता है। ठीक है, एक थोड़ा साइड में अपन देखते हैं। सब बच्चे ध्यान देना, सारे ऑनलाइन बच्चे, सारे ऑफलाइन बच्चे अच्छे से ध्यान देना, ग्रीन कलर में देख लेते हैं अपन। तो देखो, इक्वेटर जो है बेटा, वहां पे ग्रेविटी कम होती, कम होती मतलब कितने तक कम होती, समझो 9.6 होती है। और पोल पे ज्यादा होती, पोल पे ज्यादा होती है मतलब लगभग लाइक कितनी ही ज्यादा होती है, लगेज कितनी कितनी ज्यादा हो जाती है। तो पोल पे ग्रेविटी लगभग बच्चों 9.9 पकड़ लो, तो इतना वेरिएशन है। ठीक है, इतना वेरिएशन आता है। तो अब तुम लेने गए 1 किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर जब तुम बोलते हो, हम बोलते टाइम 1 किलो शक्कर बोलते हैं, तो हमें, क्योंकि हम नाइन्थ में पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो आम आदमी तो कितना भला है, उसको मास वेट केजीएफ न्यूटन कुछ पता ही नहीं, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, उसको दिमाग को टेंशन नहीं। और क्योंकि हम 9वीं में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और बोलते टाइम हम बोल रहे हैं 1 किलो शक्कर, तो कभी भी इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि हम 1 किलो मास की बात कर रहे हैं, नहीं जी नहीं। जब हम बोलते 1 किलो शक्कर, तो क्या पहली बात तो तुम्हें ये क्लियर हो रही कि हम 1 kg की बात करते हैं, हम एफ बोलते नहीं, लेकिन बात उसकी कर रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है ना इतना तो?
पक्का। अब इक्वेटर पे तुम्हें जो है 1 kgf बनाना है, ये तुम्हारी ग्रेविटी है इक्वेटर पे। इसमें कितना मास मल्टीप्लाई करूं कि तुम्हारे पास में 1.000 रीडिंग आए, और इसमें कितना मास मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे तुम्हारे पास 1.000 रीडिंग आए। तो ये कितना मास है बॉक्स, ये एम की वैल्यू ढूंढने के लिए जो मल्टीप्लाई में 9.6 है, तुम उसको डिवाइड में डालोगे ना, है ना। 1/9.6 होगा, नहीं तो 1/9.6। और आंसर केजी में आने की जगह भी ग्राम में दे देंगे अपन। तो इक्वेटर पे बच्चों तुम्हें इतना मिल रहा होगा, इतना मास मिल रहा होगा शक्कर का। और पोल पे मास ऑन पोल वो तुम्हें मिल रहा होगा 1/9.8। क्या दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम सेम है? 1 kg 1 kg 1 1। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा, पोल वाले का डिनोमिनेटर बड़ा, वो फ्रैक्शन छोटा, म्हणजे पोल पे मास कम मिलेगा शक्कर का। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। पोल का जो तराजू है, पोल का जो वेइंग मशीन है, वो जल्दी 1.000 पे टच हो जाएगा। मतलब और सस्ती भाषा में समझाने के लिए, अगर तुम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, डीजल डलवाने लेके जाते और नॉर्थ पोल पे और अफ्रीका में इक्वेटर पे, तो अफ्रीका में और सेम स्पीड से पेट्रोल आ रहा होता था, पेट्रोल पंप के उस पाइप से बाहर सेम स्पीड से आ रहा होता था, डायमीटर पाइप का साइज वगैरह सब सेम रहता था। तो पोल पे तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल अगर 20 सेकंड में पड़ता था, तो उतना ही पेट्रोल अफ्रीका में 25 सेकंड में पड़ता था, ज्यादा देर तक पड़ते रहता था। अगर वो शक्कर की पिशवी में जो शक्कर भरी जा रही है, वो इक्वेटर पे काका 5 सेकंड तक भरते रहता है, तो पोल पे 4 सेकंड में भर जाता है, 4 सेकंड में वन रीच हो जाता है, 1.000। पोल पे जल्दी आ जाता है। तो जब उतने ही स्पीड से दोनों जगह डाल रहे थे और पोल पे जल्दी 1.000 आ गया, मतलब तुम्हें कम शक्कर मिली ना पोल पे। बात समझ आ रही है तुमको? और कम शक्कर मिली और पैसे तो तुमको उतने ही देने पड़े, इधर भी 42 रुपए 42 रुपए शक्कर के देने पड़ते रहे, इक्वेटर पे भी 42 देने पड़े। पोल पे 42 रुपीज देके इतनी शक्कर मिल रही है, इक्वेटर पे 42 रुपीज देके इतनी शक्कर मिल रही है, तो फायदा किधर हुआ? इक्वेटर पे हुआ ना। तो इक्वेटर पे जाओ, 42 की शक्कर खरीदो, पोल पे जाके बेचो, इतनी ही बेचनी पड़ेगी, इतनी तुम्हारे लिए रख लो, नहीं तो उसको वापस बेच दो और थोड़ा ऊपर का मिल गया। बात समझ आई क्या तुमको? हाँ रहते ना, ऐसी कंपनी रहती है, क्या ऐसा गोल्ड के लिए होता है सिर्फ। लेकिन कौन सा ही मानुस है ना दुनिया में जो नॉर्थ पोल पे जाके सोना खरीदता होगा, करंडी में जाके। तो प्रैक्टिकली फिजिबल होता है नहीं फिर ये। लेकिन फिर भी लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का भरपूर फायदा उठाते, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाना सोना खरीदने को। धरती के इक्वेटर से जितना नॉर्थ या जितना साउथ में जाओगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। सामान खरीदना है तो इक्वेटर पे खरीदना कभी भी, ठीक है। साउथ इंडिया में जाकर खरीदना, साउथ इंडिया भी इक्वेटर से बहुत ऊपर है अभी। तो चलो, ये तो हो गया सबका। उड़ा दो ये, कि लिखने का है कुछ? समझ आया क्या? अच्छा, बहुत बच्चे ये जानना चाहते कि भैया अगर हमको ऐसी कोई लिटरेचर अगर ऐसा पढ़ना रहा केजीएफ के ऊपर तो कहाँ मिलेगा। तुमको एक बुक बताता हूँ मैं। उस बुक का नाम है, किधर भी, उस बुक का नाम है 9th आईसीएससी फिजिक्स, सेलिना पब्लिकेशन, ग्रुप पे भेजी न शायद मैंने। इसमें ग्रेविटेशन दिख रहा है क्या भाई किधर तुमको? लॉज ऑफ मोशन में चेप के रखा है क्या पक्का? मान के तो चलते कि उसमें ही होगा। हाँ अभी ये देखो दिया है, पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में 1 kgf। दिख रहा है क्या? 1 kgf इज इक्वल टू, बॉक्स देखो ना पीछे बैकग्राउंड में, बॉक्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन वगैरह। तो क्या रहता है वगैरह वगैरह थोड़ा दिया है। और बाकी तुम थोड़ा करो कुटने। अभी मैंने तो मेरे तरफ से समझा है तुम्हें। ये एक फोटो दिया है, इस फोटो को जब तक ये फोटो समझ ना आए दिमाग में ना बैठे, घूरते रहना घर पे इसको। बुक ग्रुप पे डाले ही ये पीडीएफ मैंने सबको। ठीक है, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं क्वेश्चन लगते रहते हैं ना बहुत बार कि भैया 10 11 क्वेश्चन दो हर चैप्टर के, 10 12 10 12 घर पे पेपर के पहले छुड़ाने के लिए। तो इसमें वो सब दिया हुआ है। तो अभी तुम में से किसी को कुछ लिखना है क्या? तुम लिख लो भाई। हाँ, एक मिनट। जिस बच्चे को नीचे क्वेश्चन देखो,
सबसे नीचे क्वेश्चन है ब्लैक कलर में लिखा हुआ, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेस 1 kg शुगर। तो आंसर क्या है इसका? इक्वेटर। कुछ बच्चों, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप रट्टा ही मार के रख लो, इक्वेटर पे फायदा है। मम्मी पापा लेवल 1 में ही जनरली पूछते हैं। हाँ। अब परचेज करने में फायदा इक्वेटर पे, और सेल करना है तो पोल पे जाके करो। सबका हो गया, चले आगे। मैं सोचता हूँ कि और इसको कैसे सिंपल करके बताऊँ तुम्हें। एक तो है कि मैं तुमको किराना दुकान पे लेके जाऊँ और हर बार अलग अलग सामान डाल के कि देखो बेटा ये 2 kg शेंगदाणे, फिर बेटा ये 5 किलो साबुदाना है, 5 kg साबुदाना है, ऐसे के जी एफ 5 बार बोलूँ तुमको आंखों से दिखाई दे कि हाँ के जी एफ है, के जी एफ है, के जी एफ है। ऐसे हर बार तुमको वही दिखाई दे। अच्छा, मैं तुमको, तुम्हें क्लैरिटी आई है कि नहीं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम थोड़ा शांति से सोच के आंसर देना। 2-3 क्वेश्चन पूछ। 2 kg जो रहता है, 2 kg ये मास रहता है कि वेट? क्या रहता है ऑनलाइन वालों? वेट ही रहता है। अबे पेन चोरी हो गया कि इधर ही छिपा है बेटी। हर बार मैं डेयरी में पहुंच जा रहा हूँ। करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा। तो 2 kg जो है मास है कि वेट है?
वेट है। 2 kgf अगर ये वेट है, हर वेट ग्रेविटी के मदद से और मास के मदद से बनता है, तो 2 kgf में मास कितना है? जी की वैल्यू अगर मान लो 9.8 ले लो, 10 ले लो, 10, 10 ले लो, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, तो 2 kgf में मास कितना है? क्या लगता है? मतलब 200 ग्राम। नमूनों तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा? क्रेजी हो गए तुम। अगर मैं 2 kgf वेट की बात करता हूँ ना, तो इसमें 2 kg मास है। 2 kg मास का वेट 2 kgf होता है। ये एफ का मतलब छुपा रुस्तम है। एफ मतलब क्या? 2 kgf मतलब 2 kg इंटू एफ। एफ म्हणजे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहा क्या? एफ छुपे वाला है। हमने आम जनता के लिए चुपचाप बस बोल दिया। ठीक है। बच्चे बच्चे क्या करते थे, बच्चों को पहली बार 9th में ये क्वेश्चन आता है ना कि भैया आपने अभी अभी हमको मास और वेट अलग अलग होता है ये पढ़ाया। भैया मास तो हम केजी में गिनते हैं, लेकिन भैया फिर हम जब भी दुकान पे जाते हैं उधर तो हम इतना इतना वजन की शक्कर दो, इतना इतना वजन का कापूस दो, इतना इतने वजन का शेंगदाना दो, वजन का लेते हैं। फिर उसको किलो में कैसे गिन रहे हैं? अगर हम वजन ले रहे हैं वजन, तो उसको किलो में कैसे ले रहे हैं? तो किलो में नहीं ले रहे, केजीएफ में ले रहे हैं। ठीक है। और एक्स केजी मास मतलब एक्स केजीएफ वेट, और एक्स केजी मास मतलब एक्स इंटू ग्रेविटी की वैल्यू न्यूटन। समझ रहे हो? पक्का? अच्छा अगर मैं तुम्हें ऐसे पूछूं तो 9.8 न्यूटन म्हणजे कितने केजीएफ? 1 kgf। ये समझता है क्या तुमको? पक्का? पक्का पक्का? क्योंकि ये समझ आना चाहिए कि भाई ये न्यूटन जो है, न्यूटन फोर्स का है, फोर्स का। यानी फोर्स की पैदाइश मास और एक्सेलरेशन से आती है। तो मास केजी में रहा होगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहा होगा, और एक्सेलरेशन तो 9.8 ही रहता है। तो कितना केजी मास मल्टीप्लाई करूँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ताकि 9.8 न्यूटन बन जाए? 1 मल्टीप्लाई करूंगा ना, 1 इंटू 9.8 ही तो ऊपर का 9.8 होगा। बरोबर ना? पक्का ना? तो 1 kg का मास करस्पॉन्ड्स टू 9.8 न्यूटन का वेट, एंड बोथ ऑफ देम करस्पॉन्ड टू क्या? 1 kgf। पक्की बात? देखो ये अगर लिखना है तो ये लिख लो। ये ऐसे होगा ना, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट जैसा 3 जन नमूने हैं यहाँ पे रखे हुए। 1 kgf वेट है। हाँ, पर वो न्यूटन हो गया फिर डायरेक्ट। जैसे ही तुमने ग्रेविटी की वैल्यू रखी वो डायरेक्ट न्यूटन में चले जाएंगे फिर। समझा क्या? नहीं, ग्रेविटी रख रही चलिए, वो एफ है ना, एफ। ये जो एफ है ना स्वराज, ये एफ म्हणजे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसको दबा के चुपचाप बैठने को बोले वाला है उसको। है वो, पर शांत बैठने को बोले वाला है उसको। क्योंकि वो जैसे ही तुम 9.8 वैल्यू रखोगे, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट न्यूटन में चल जाएगा। आणि आम जनता को समझ नहीं आता। मम्मी ने तुमको बोला 5 किलो शेंगदाणे घेऊन ये, फिर तुम बोल रहे मम्मी म्हणजे फिर तुम दुकान वाले को जाके बोल रहे कि कितना, हाँ 45 न्यूटन, नहीं कितना होता, 49 न्यूटन शेंगदाणे द्या। दुकानाला सापकन चापटे आणणार तुमको, फिर 49 न्यूटन, उसको लग रहा तुम 90 पे क्या रहे येड़े कर रहे हो अभी। तो 49 न्यूटन शेंगदाणे और 5 किलो शेंगदाणे, इसमें फर्क केवल इतना है कि 5 किलो मास बात चल रही है और 49 न्यूटन वेट बात चल रही है। फिर दुकान वाले ने तुमको मारा, तुमने पुलिस बुलाई, पुलिस ने मैटर सुना, पुलिस हैंग हो गई। फिर तुमने बोला मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा। ठीक है। क्योंकि शेंगदाने वजन में गिने जाते हैं, वजन वेट में। तो मैं वजन में तो मांग रहा 49 न्यूटन, वजन का यूनिट न्यूटन होता है पुलिस का। इसने मेरे को गच मारा। ये दुकान वाला चमन है कि ये मास में गिन रहा है, जबकि असली दुनिया में तो सब वजन पे चलता है। तो दुकान वाला बोला अबे शेंगुड़िया, 5 kg जो है मास, जो है 5 kg होता होगा मास, पनगावटी भाषा में जो हम 5 kg बोलते हैं वो 5 kg नहीं रहता उसमें। बोलते नहीं, लेकिन यफ रहता है।
5 kgf, जो कि वेट रहता है। समझ रहा क्या? शायद ये दिमाग में अच्छे से बैठने में ही टाइम लगता है। ये होमी बाबा में बहुत आता है साला। तो होमी बाबा में जब आता है, या कोई भी 10वीं की अगर किसी एग्जाम में आता है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखोगे क्या आप? सिर्फ इतना कि भाई 1 kg का मास, नॉर्मल धरती की बात चल रही है, मतलब 9.8 न्यूटन का वेट, और मंजे 1 kgf का वेट। ये दोनों वेट है। इतना सा ध्यान रखना। अभी वो ट्रायंगल लिख लिया था तुमने, वही ट्रायंगल ही सेम। इतना सा ध्यान रखने का बस। चलो अभी आगे चलते हैं अपन। अ पार्टिकल इज टेकन टू हाइट। अभी देखो ये बहुत काम का क्वेश्चन है भैया। मेरा आवाज आ रहा है कि उधर सेकंड रूम में तुमको सुनाई दे रहा है थोड़ा बहुत? अच्छा। बस शेंगोड़े हो आए कतरा दूसरे रूम से। गप्पे मारो, ये करो तुम पागल बच्चे। A particle is taken to a height r above the surface of Earth, where r is the radius of Earth. Acceleration due to gravity there is। ये क्रेजी क्वेश्चन हो गया। ये एकदम आयरन मैन जो है, वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर चल रहा है, इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के लेके जा रहा था ना, वो उड़ता हो मेदुआड़ा। वो मेदुआड़े में डॉक्टर स्ट्रेंज को ऊपर लेके जा रहे हैं। अन्य धरती का रेडियस अगर आर है ना, तो डॉक्टर स्ट्रेंज धरती की सरफेस से बहुत ऊपर लेके ऑलरेडी जा चुका है वो एलियन। कितना ऊपर लेके चले गया? धरती के रेडियस जितना ऊपर चले गया। हमको बोल रहे इतना ऊपर जाके यहाँ पे की ग्रेविटी कितनी रहती होगी। तो बच्चों हमने पढ़ा था ग्रेविटी एट सम सर्टेन हाइट। क्या रहती है ग्रेविटी एट सम सर्टेन हाइट? वो सिर्फ और सिर्फ रहती है gm/r+h का स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला हमने सिंपल सा पढ़ा था, ज्यादा दिमाग नहीं। इसका एक स्पेशल केस था कि 200 किलोमीटर के अंदर का अगर बात है, थोड़ा फैमिली मैटर है, तो फिर एडजस्ट कर लेंगे 1 - 2h/r वार करके, वो एक स्पेशल केस था। लेकिन बच्चों ये आपको ध्यान रखने का है, ग्रेविटी का फॉर्मूला रहता क्या है? ठीक है, gm/r², gm/d², डिस्टेंस का स्क्वायर। और धरती का डिस्टेंस, धरती के सेंटर से लेके, तो ये शेंगुड़े झापी जहाँ पर है, इसमें कितना डिस्टेंस है? 2r है ना। मुझे बताओ हाइट कितनी है? ये पार्टिकल कितने हाइट पे है धरती के सरफेस से? खुद ही आर हाइट पे है। आर तो हुआ धरती का रेडियस, और इसकी हाइट भी आर ही है। तो बच्चों ये 2r हो गया क्या नीचे डिनोमिनेटर में? आर और आर 2r हो गया। 2r का स्क्वायर कितना हो गया? 4r² हो गया। तो ये gm/4r² हो गया, म्हणजे 1/4 ऑफ gm/r² हो गया। बरोबर। और क्या तुम बच्चों ने ये लर्न करके रखा है कि gm/r² इसकी वैल्यू स्पेशल है, डायरेक्ट 9.8? याद है ना। और 9.8 को 1/4 म्हणजे आधे का आधा करना है। 9.8 का आधा करो 1 में, 4.9 का भी आधा कर दो 1 में, 2.45। समझ आया क्या सब बच्चों को? तो ऐसे पूछेंगे धरती पे इतने हाइट पे ले जाके क्या होगा, उतने गहराई में गए तो क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो तुम बच्चों को ये सिंपल ध्यान रखना है। पहला वाला ये ब्लू बॉक्स समझो, ऊपर रेड स्टार वाला, और एक रेड बॉक्स समझ लो। अगर ग्रेविटी अंदर डेप्थ में जाने के बाद निकालनी रही कभी तुमको, अगर निकालनी पड़ गई, तो फॉर्मूला सिर्फ इतना है, ग्रेविटी ऑन सरफेस 9.8 इंटू 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस। ये वाला एक ब्लू बॉक्स है रेड स्टार वाला, और एक रेड बॉक्स है ब्लू स्टार वाला। ये दो ही फॉर्मूले होते हैं ग्रेविटी के वेरिएशन के, तुम बच्चों के सिलेबस में। बाकी और भी पूछते रहता है कोई कोई कि एक प्लेनेट है, उसका रेडियस अर्थ के मुकाबले इतना गुना है, उसका मास अर्थ के मुकाबले इतना गुना है। तो भाई किसी प्लेनेट की ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ सम प्लेनेट कैसे निकालते? कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू फिक्स है, वो 6.67 इंटू ब्ला ब्ला, इंटू मास ऑफ वो प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ वो प्लेनेट का स्क्वायर। तो तुम्हें अगर बोला गया है कि मास ऑफ प्लेनेट अर्थ के मास मास से एक्स टाइम्स है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ के रेडियस से, आरी रेडियस ऑफ अर्थ से वाई टाइम्स है, तो तुमने इतना करना जी इंटू एमपी के जगह क्या रखोगे? एमपी के जगह पे XME, और अपॉन आरपी का स्क्वायर तो हो जाएगा y² वाई आर ई का स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर, तो y²RE²। तो इसको बस x/y² बाजू में लो, और बाकी तो GME/RE का स्क्वायर, वो 9.8 है ना भैया। बात समझ आ रही क्या सबको? तो ऊपर एक ब्लू बॉक्स है रेड स्टार वाला, एक रेड बॉक्स है ब्लू स्टार वाला, आणि एक ब्लैक बॉक्स है नो स्टार वाला। समझ रहा क्या तुमको? चलो ब्लैक बॉक्स ब्लैक स्टार वाला। ये इतने ही वेरिएशन होते हैं तुम बच्चों के सिलेबस में। और इस क्वेश्चन का, ये हमारा क्वेश्चन क्या था, नीचे सब जन पहले क्वेश्चन पढ़ो। रेड हाइलाइटर में क्वेश्चन है, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन था कि एक बॉल को, ग्रीन ग्रीन कलर वाला,
धरती के सरफेस से भी आर हाइट और ऊपर लेके गए। तो सॉल्यूशन क्या था उसका? सॉल्यूशन था ये ग्रीन ग्रीन वाला, बस ग्रीन कलर का फोटो और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। तो आपको अगर क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, लिख लो, और बाकी का पंचायत लिखना है, लिख लो। 2 मिनट रुकेंगे अपन यहाँ पे, 2-3 मिनट। आई रियली होप सो कि तुम्हें समझ आ रहा है। अब भाई रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? है भाई। सेकंड हॉलमध्ये बसलेल्या माझ्या तमाम ढेकळ्यांना उद्यापासून जर तुमचं होमवर्क नाही झालं तर सेकंड हॉलमध्ये पण बसून नाही देणार. चला, झालं का? कोई भी बच्चा बिल्कुल स्कूल के को करिकुलर भी लेकर और में कुछ भाग मत लो। तुम्हारी इतनी चोमू स्कूल है, तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ नहीं ना, होंगे भी नहीं। और तुम्हारे सारे स्कूल के ट्रस्टी बहुत पैसे वाले, ऊपर ही फर्क पड़ता बच्चा कुछ बनता कि नहीं बनता जीवन में। तुम अपने जीवन की सोचो बस, दिन रात मेहनत करो बस। क्यों सार्थक भाऊ, तुम्हारे कुछ हुआ नहीं तो गोपी चंद चाटे थोड़ी आएंगे तुमको वॉचमैन की नौकरी देने। तुमको जाना पड़ेगा, उसके लिए भी वेटिंग लिस्ट होंगी। हो गया, ये उड़ा दो। कोई लिख रहा है आपके क्लास में? जल्दी करो जी। ऊपर वाले बॉक्सेस हो गए सबके चमचमाते? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब किसी बॉडी को हम जमीन पर नॉर्मल खड़े रख के ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट इज नॉन जीरो। गलत बात। हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो। फिर अगला पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट इज नॉन जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, हाँ। एक्सेलरेशन हमेशा -10 रहता है। एक्सेलरेशन है, इसीलिए तो पल भर के लिए जो वेलोसिटी जीरो हुई है, अगले ही पल वो वेलोसिटी कुछ तो भी होना चालू हो जाती है नीचे की दिशा में, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर नहीं होता ना तो वेलोसिटी जो जीरो हो गई थी वो जीरो ही हो जाती। ठीक है, अगर तुम्हें होमी बाबा के एग्जाम में एक ऐसा इमेजिनरी क्वेश्चन अगर आ जाए और वो बोले कि तुमने हाथ में एक बॉल वगैरह कुछ लेकर के रखा था, सिक्का लेके रखा था, तुमने बस ऊपर फेंका और वही रुक गया, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक गया और वही रुक गया, इसका मतलब क्या है? कि और कोई मैजिक नहीं हो रहा है, बस रुक गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। वेलोसिटी जब जीरो हुई तब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया। और अब एक्सेलरेशन जीरो मतलब एक्सेलरेशन का मतलब रहता है वेलोसिटी में बदलाव होना।
जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी में जीरो बदलाव होगा, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी जैसी थी वैसी रह जाएगी, जीरो ही रह जाएगी, वही अटक जाएगा, हलेगा ही नहीं, क्योंकि हाला तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। अजीब है, पर ध्यान रखना सब बच्चों ने, ऐसे इंटरव्यू में वगैरह पूछते रहते हैं क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वही उसकी हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी? नहीं, इनिशियल तो 50 40 कुछ तो भी पॉजिटिव वाले पे का था, और हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो थी। तो सही कौन है भी इसमें? बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। क्लियर सभी को अच्छे से क्लियर? पक्का? ठीक है भाई, तेरे को क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, हमको ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, ये मतलब बहुत बकवास सा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, केपलर्स लॉ का। ऑफ कोर्स ये फोटो देख के दिमाग में वही आता है। सब जन पढ़ो। पीटी के सर के सबसे पास में कौन सा बच्चा है? P1। तो पीटी के सर के पास में, पीटी सर वहाँ पे इंग्लिश में हमसे बात कर रहा, ठीक है, और ये P1 बच्चा था, ये काड़ा करने गया था, बात सुन के आता, फिर स्कूल में फाइल दूंगा, ठीक है। तो ये जब पीटी के पास सर के पास जाएंगे तो इसकी हिम्मत होगी वहां रुकने की? नहीं, पीटी मास्टर रब कौन मारेंगे इसको? तो सबसे फास्ट कौन भागेगा इन चार बच्चों में? P1 P4 P3 P2 में सबसे फास्ट कौन भागेगा? P1 ही भागेगा। जब सबसे फास्ट वो भागेगा, काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी है ना, P1 की। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम रहेगी? P1 की। समझ रहा क्या? जो सन के पास में रहता है रपा रप भागता है, याद है ना फोटो से? क्योंकि ये वाला फोटो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एरियाज में, कि ये P3 वाला नमूना सन से दूर है ना, रेड वाला नमूना, तो इसको अगर भागने को 1 महीने का टाइम दिया तो ये शेंगुड्या पोट्टा 1 महीने में फक्त इधर से इधर तक आएगा इतना। आणि वहीच अगर हमने ये बोला बेटा तू भाग, तो 1 महीने के अंदर ये पोट्टा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इतना जाएंगे। समझ रहे तुम? यहाँ से, अरे भाई, ये पोट्टा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और रेड वाला येड़ा बावड़ा पोट्टा इतू सा चलेगा बस। बात समझ आ रही है क्या तुमको? फीलिंग आ रही है क्या? जो सन के पास में रहता है और रिपर भाग तो स्पीड ही ज्यादा रहती है जो सन के पास में रहता। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करती है ना, ठीक है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि मास तो प्लेनेट का अर्थ क्या डाइटिंग पे है क्या? अर्थ इस सन से दूर रहेंगी तब वजन कम रहेगा, पास रहेंगी वजन ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा मामक गाँव जाके, ऐसा कुछ होगा क्या? सूरज का मामक गाँव है क्या? मैंगो है क्या सूरज? हनुमान जी के जैसे वो स्टोरी जैसा कि अर्थ सूरज के पास ही मैंगो खा खा के मोटी हो गई, ऐसे थोड़ी होती। तो मास तो अर्थ का मास जितना चाहिए, वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी बदलती तो काइनेटिक एनर्जी बदलती है। ये एकदम अच्छे से क्लियर है क्या सब बच्चों को? अच्छे से एकदम। अभी अगर कौन से परीक्षा में क्वेश्चन आया तो बच्चों ने एक ध्यान रखेगा, काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला रहता है P²/2m, बरोबर? ठीक है, ये ध्यान रखने का। अभी अगले वाले जो अपने का पेपर होगा उसमें एक पेपर एक क्वेश्चन आएंगे इस पे, तो बस ये ध्यान रखना है, ऐसे ही सेम फोटो छपा रहेगा और ऐसी चीजें आएंगी, कुछ तो फिर उधर दिमाग लगाना। तो मोमेंटम के बारे में अभी पूछा था ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किधर है, इधर अलग अलग मोमेंटम में कुछ पूछा होगा, तो ध्यान रखना। अभी बच्चे इधर देखो। एवढे सारे लोक अर्थवर आले कुठून? धरतीवर झाड उगला, झाडावर ऍपल होता, ऍपल खाऊनच आपण मोठं झालो. तर धरतीतून जे निघालं तेच खाऊन आपण मोठं झालो. ज्या दिवशी मरून जाऊ त्या दिवशी धरतीत जाणार आहे, आपल्याला जाळून टाकल, धुवं या धरतीच्याच वातावरणात राहील, आणि जे आहे अशी ते धरतीतच राहील, आणि आज ती नदीत टाकून देऊ, ती धरतीतच राहणार आहे. हायड्रोस्फिअर लिथोस्फिअर ऍटमॉस्फिअर, आपण धरतीमध्येच आहे बायोस्फिअर. सॅटेलाइट बी धरतीतूनच निघलं, त्याला वरती पाठवलं. त्या सॅटेलाइट वरती गेलं, धरती हलकी झाली पाहिजे असती, पण त्याच्यातून तितके बाहेरून दगड बी आले ना धरतीवर, ते नाही का जळून जळून रोज धूळ बनत राहते, म्हणून तर धूळ येत राहते खाली. असं काही तितकंच राहत. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सब बच्चे ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो. जी इज सेम at all places on the surface of earth. No. G has a maximum value at equator. No. G is less at earth's surface than at a height above it or a depth below it.
म्हणजे अगर हम धरती की गहराई में गए तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी गहराई में। फिर जैसे जैसे हम धरती की सतह पे सक्षम हो गए थे और फिर वापस बढ़ती गई। ऐसा बोल रहे हैं वो। क्या बोले, इंग्लिश पढ़ो, तुम पढ़ना सीखो इंग्लिश। ग्रेविटी इज लेस ॲट अर्थ सरफेस। लेस हो रहा आहे म्हणजे कंपॅरिझन चल रहा तुला त्याच्यापेक्षा लेस आले ज्यादा आले, त्याने कुछ ट्यूशन भी नहीं लावली, लेस मोर सगळं ते कंपैरिजन चल रहा है। तो कंपैरिजन में हमेशा एक कंजंक्शन आता है इंग्लिश में, देन। दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला शब्द है देन। तो किससे कंपेयर हो रहा है, अर्थ की सरफेस पे की ग्रेविटी किससे कंपेयर हो रही है? किसी तो भी हाइट जो धरती के ऊपर है, या किसी तो भी गहराई जो धरती के नीचे है, उससे। और बोला जा रहा है धरती पे की ग्रेविटी हाइट की ग्रेविटी से या डेप्थ की ग्रेविटी से कम है। नहीं भैया, धरती के सरफेस पे की तो ज्यादा है। ऐसा ग्राफ है ना वो। ये मैक्सिमम टॉप किधर पहुंचता है इसका, सरफेस पे पहुंचता है ना 9.8, और वो भी पोल्स पे। ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। यस, डी वाला आंसर। क्लियर? सिक्स वाला पढ़ो सब बच्चे। ये वाला बोर्ड लेते टाइम भी पूछा था उनको कि ये कीड़े मकोड़ों का कुछ है क्या, तो नहीं बोला था मैंने तुमको, स्टोरी सुनाई थी ना। हाँ, और मैंने इसके अगले लगे अगला एक वाक्य मैंने तुमको बोला था, तुम में से किसी को याद है कि इतनी मेमोरी है तुम में से किसी को? मैंने तुमको एक एग्जांपल बताया था कि यही चीज हुई थी बोर्ड इधर करने के बाद एक दो दिन। तुमको बोला था कि ये बोर्ड लेते टाइम मैंने उनको पूछा था कि ऐसा वाला ट्रू व्यू का बोर्ड नहीं आया क्या, या ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड नहीं क्या जो ये मक्खी बिक्की सेंसिटिविटी जिसमें अपन कम कर सके। बोले नहीं, वही एक प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता बस हमारे बोर्ड में। आणि फिर वो बोले कि हमने, तुम्हारा तो भी ठीक है, तुम ट्यूशन में चार दीवारी में बंद है, हमने तो बोर्ड एक, याद आया क्या आगे का, ऐसी जगह दे दिया था जिधर पूरा गौशाला थी जिधर पास में, अरे उधर तो पूरा पागल ही हो गए। इतने कीड़े वीड़े मक्खियाँ उड़ते रहती, याद आया कि डायलॉग? तुम्हारे दिमाग में स्टोर रहता है सब, बस तुमको उसको एक्सेस नहीं करते आता टाइम पे। ठीक है, जब तुमको उसको जरूरत होती ना तब तुमको ध्यान नहीं आता। वो कर्ण के जैसे, कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया था ना सब सिखाने के बाद में, कि जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तेरा रैम खराब हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फाइल दिमाग में रहेंगी स्टोरेज में, पर वो लोड ही होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा तुम्हारा है। तो आता बहुत है पर रैम बहुत कम है तुम्हारा। रैम अच्छा रहने के लिए मेडिटेशन, और ये नॉर्मल जो बुढ़े लोगों की, पहले के लोगों की लाइफ स्टाइल है वैसा रहना चाहिए। पहले के लोगों को कितना ध्यान रहता है, तुमको तुम्हारे बुआ के मासी के छोरे के नाम भी ध्यान नहीं रखता। तुम्हारी घर में कभी अगर मातारी होंगी पंजी, उसको कितना ध्यान रहता। कोई भी घर में आए उसकी आंखें काम नहीं कर रहे अच्छे से, बोलते ही कुछ हो रहा है, तू कुछ हो रहा है कि सुबह को पोतो तो कोई को तो कुछ भी चल रहता है। ठीक? अच्छा खाओ, अच्छी हवा लो, अच्छा ब्रेथ वर्क, घी तूप बहुत खाओ, ऐसा ब्रेथ। देखो, वैल्यू ऑफ जी एट प्लेस इंक्रीजेस विथ, क्रेजी क्वेश्चन। लैटिट्यूड जाता है बच्चा तुमको, ऐसे लोग है गड़े तुम। इधर देखो सब, ये अगर अपनी अर्थ है और ये नीचे ऊपर वाला ये टेंगू ये पिंपल नॉर्थ पोल है, तो ये सारे लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड। हमारे इंडिया से एक स्पेशल लैटिट्यूड पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके म्हणजे वो लाइन का म्हणजे ऐसा है कि उस पर जो भी आएंगे उसको कैंसर हो जाएगा। नहीं, कैंसर एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है, उसके ऊपर से वो पड़े वाला है ऐसा। फिर ये बीच में की ये लाइन, ये मेदुओडी लाइन, ये इक्वेटर है। देखो हमारे इंडिया कितना ऊपर है इक्वेटर से, लगभग लगभग आइडिया ले लो। इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री वाला रहता है, बोला क्या? और तुम 0 डिग्री से अब जितना ऊपर जाओगे तो ये 5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर से अब देखो, थोड़ा ज्योमेट्री सीखो बच्चों, थोड़ा ज्योमेट्री। अर्थ एक स्फीयर है, अर्थ का भी कहीं ना कहीं सेंटर है, सेंटर से इक्वेटर पे एक रेडियस डालो अंदर के अंदर। तो अब तुम्हें, अगर तुम अभी इक्वेटर पे हो, अगर बच्चों तुम अभी पोजीशन ए पे हो, ठीक है, तो तुम्हें कितना एंगल ऊपर जाना पड़ेगा जुपुक नॉर्थ पोल पे पहुंचने के लिए? 90 डिग्री का एंगल है ना। अगर ओ ए वेक्टर था, ओ ए वेक्टर, वेक्टर देखो वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर को 90 डिग्री से टर्न करना पड़ेगा ना, तो वो ओ एन वेक्टर बन जाएगा। समझ आ रहा है तुमको? तो इक्वेटर रहता है खुद 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड, उसके ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं ना।
और अगर इक्वेटर के नीचे उतरते थे, गुलाबी कलर में बताता हूँ, तो फिर रहता था 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, और जाते 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 लास्ट में क्या आता था, 90 डिग्री साउथ। जहाँ पर है सब बच्चों को, बच्चों मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे पोल पे, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ग्रीन ग्रीन कलर में, वहां पे की ग्रेविटी और ये इक्वेटर है ए, और ये ब्लैक ब्लैक सर्कल में यहाँ की ग्रेविटी अलग अलग रहती क्या? पोल पे कितनी रहती, हिरवे हिरवे पे एक समझो 9.8 रहती, समझो ले लो। अगर वहां पे 9.8 रहती तो काले काले पे क्या रहती, उससे ज्यादा कम, कम रहती, समझो 9.7, 9.7। तो ग्रेविटी अगर धरती के टकले पे गए या धरती के पैरों पे चले गए तो 9.8, 9.8 है। कंबर तक आते 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 ग्रेविटी कम हो रही, तो ग्रेजुअली कम होती होगी, थोड़ी 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 थोड़ी, कि ऐसे कंबर तक आने तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, झुपक्कन हो जाती होंगी। क्या लगता है? धीरे 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 रहती होंगी ना, कम होती जाती होंगी ना, धीरे 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 धीरे। मेरी बात समझ आ रही है, अच्छे सुनाई दे रही सब बच्चों को? पक्का ना? तो लैटिट्यूड बढ़ाना म्हणजे 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ पे जाना, 20 डिग्री नॉर्थ पे। हायर लैटिट्यूड पे अगर मैं जाऊँ, हायर लैटिट्यूड पे, हायर वैल्यू लैटिट्यूड में 5 डिग्री साउथ से अगर मैं 55 डिग्री साउथ में जाऊँ और दक्षिण में जाऊँ, साउथ पोल के नजदीक जाऊँ, लैटिट्यूड बढ़ाना मतलब पोल के पास में जाना, तो उससे ग्रेविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या लगता है? हायर द लैटिट्यूड, हायर द ग्रेविटी, मोर विल बी द ग्रेविटी। ये बात समझ आ रही है क्या तुमको? सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों को ये चित्र समझ आ रहा है क्या अच्छे से? चलो आगे। अच्छा है, 11वीं का और एक खत्म कर दिया अपन ने। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट अ प्लेस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन लैटिट्यूड, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, इंक्रीज इन लैटिट्यूड, क्या? ए बी सी डी, क्या? बी? पक्का तुमको समझ आ रहा है क्या अच्छे से सबको? ए वाला है डिक्रीज इन लैटिट्यूड, इसका मतलब मैं पुनः समझा देता हूँ। डिक्रीज इन लैटिट्यूड का मतलब है, फ्लैट अर्थ निकालता हूँ मैं, कि यहाँ पर अगर ऊपर ऊपर 80 डिग्री नॉर्थ था, तो लैटिट्यूड डिक्रीज करना मतलब नीचे उतरो, नीचे के लैटिट्यूड पे जाओ, 80 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ तक आ जाओ, और उसके बाद तो इक्वेटर ये समझो 0 डिग्री में। समझ रखे तुम? तो तुम इक्वेटर के पास में आ जाओगे, अगर अपना लैटिट्यूड डिक्रीज कर लोगे, इक्वेटर के पास आ जाओगे, तो इक्वेटर के पास तो ग्रेविटी कम है ना। और दूसरा एक सी वाला ऑप्शन ग्रीन में बताता हूँ, इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। तुम सब इस ट्यूशन में बहुत टाइम से हो और सब अच्छे ही स्कूलों में जाते हो, तो तुम्हें अल्टीट्यूड पता है ना क्या है? अल्टीट्यूड मतलब क्या है? हाइट। इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, सी ऑप्शन पढ़ो, सी ऑप्शन, इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, हाइट बढ़ाओ। तो क्या धरती से ऊपर जाने के बाद ग्रेविटी बढ़ती जाती है क्या? नहीं, कम होती जाती है। समझा ना पक्का? ये क्वेश्चन और इसका ये ऑप्शन, और अगर तुम ये एक्सप्लेनेशन लिखने चाहो, क्योंकि मेरे को मालूम तुम भूल जाओगे 2 महीने बाद लैटिट्यूड क्या था। इक्वेटर 0 पे, उसके जस्ट ऊपर मैं अच्छा फोटो निकाल देता हूँ तुमको। इक्वेटर है 0 डिग्री का लैटिट्यूड, उसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ, फिर बहुत ऊपर जाके 50 डिग्री नॉर्थ, सबसे ऊपर जाके 90 डिग्री नॉर्थ, उसके नीचे जाके 10 डिग्री साउथ, बहुत नीचे जाके 50 डिग्री साउथ, एंड साउथ पोल पे जाके 90 डिग्री साउथ। लिख लो भैया। आज बारिश नहीं हुई ना, रास्ते सूखे सूखे होंगे, अभी कल काफी सूख गया होगा। कोई गाड़ी मत भगाया करो जाते टाइम। उड्डान पुल का काम स्पीड पकड़ रहा है क्या? कुछ बना क्या कि वो बस अभी पैकेज है, खुल रहा वो? बंद कर दे क्या? उधर वो पिलर वगैरह उभर रहे क्या अंदर कुछ? दृश्यम त्रिक शूटिंग हो रही होंगे अंदर। अजय देवगन लाश इधर लग चुका रहूंगा first। अलग।
प्लीज अपने मम्मी पापा से विनती करके आईसीएससी की टेक्स्ट बुक्स फिजिकल में खरीद लो, ऑफलाइन में खरीद लो। थोड़ा 400-500 रुपए लगते हैं, लेकिन इट इज वर्थ इट अगर तुम पढ़ने वाले हो वाकई में, तो तब बहुत तभी खरीदो। नहीं तो फिर पीडीएफ है, उससे काम चलाओ। तुम जेन्युइनली अगर पढ़ने वाले हो तो वो तुम्हें 11th स्टैंडर्ड 6 महीने तक शुरू के काम आएगी वो बुक्स। और ऐसे भी बाद में तुम्हारा जेई नीट कॉमर्स आर्ट्स सब होने के बाद जब तुम शांति से बैठोगे 12वीं होने के बाद कभी छुट्टियों में, तो पढ़ना। तब तुम्हें और भी समझ आएगी, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी, और वो काम भी बहुत आएगी। जो साइंस लेंगे 11वीं 12वीं उनको तो समझ आएगी। जो आर्ट्स लेंगे उनको केमिस्ट्री के लिए लगेगी बाद में। और जो कॉमर्स वाले रहेंगे उनको आईसीएससी की टेक्स्ट बुक्स 11वीं 12वीं के बाद 9वीं 10वीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के आईसीएससी की टेक्स्ट बुक्स कॉमर्स वालों को फायदा तब देंगी जब वो बैठ के फिजिक्स के क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉब्लम्स छुड़ाएंगे, दिमाग चलाएंगे अपना। ये हो गया। आगे चले। संडे को मीटिंग है पक्का, 10वीं के बच्चों की, पेरेंट्स की। पेपर भी है ना सुबह सुबह हो जाएगा, शाम तक रिजल्ट। ओएमआर शीट चेकिंग के भाव बढ़ाए वाले अपन, इसलिए फटाफट चेकिंग होगी। ना श्योर। नहीं करते करते फिर। कितने आ रहे हैं? 190 और दिए कितने हैं? 188। सब खुश। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एट, क्या भाऊ, नियर द अर्थ सरफेस। बरोबर। आगे चलते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था बहुत। ये जो पेपर, ये वर्कशीट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है इजी पेपर, होता है मीडियम, और जो एक्चुअल जो होगा मतलब ट्यूशन का, वो होगा हार्ड एकदम। और नसतं तसं, पोरांना काही जातणारच नाही बाबा. पोरांचं इंटरेस्ट मरून जाईल अभ्यासात. सर्वात गरजेचं इंटरेस्टच नाही. होईल भैया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेट ऑफ बॉडी? अच्छा, वेट है तो वेट मास इनटू ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी कम ज्यादा होती तो वेट कम ज्यादा होता है, तो ग्रेविटी के बारे में थोड़ा देखना। ग्रेविटी डिक्रीजेस, वेट म्हणजे वेट, वेट म्हणजेच ग्रेविटी, ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हाइट ऊपर 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 जाएगी ग्रेविटी कम होती है, वेट कम होता है। हाँ, ये तो सही है फिर, करेक्ट। अच्छा, इट डिक्रीजेस विद डेप्थ, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे धरती के तो वेट कम होगा। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर पे जाते जाते जीरो की तरफ जाएगी, ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी कम होगा। ऑफ कोर्स, फिर इधर तो बढ़ी गया है अभी, तो डी आने वाला है। और थर्ड वाला ऑब्वियस है। चल सकते हैं ना आगे? थर्ड वाला पढ़ा क्या? सी वाला पढ़ो सब जन, पढ़ो सब जन। विजुअलाइजेशन आता है ना दिमाग में, इक्वेटर पे 9.8 से 9.6 ऐसे ध्यान रखने का। हाँ, सॉरी सॉरी। A spring balance is graduated on sea level. If a body is weighed with this balance at consecutively increasing height from the surface of Earth, the weight indicated by, अरे जैसे जैसे हम consecutively increasing height से बच्चों ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो वेट का क्या होगा? हम धरती से ऊपर जा रहे हैं आयरन मैन का सूट पहन के, तो वेट क्या क्या होगा? कम ही होगा ना। वेट विल गो ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। बरोबर ना? ऐसे नहीं होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे नहीं होगा ना? समझ रहे हैं सबको?
बढ़ेंगी। हाँ हाँ, पहले बढ़ेंगी और फिर कम। बिल्कुल ग्रेविटी के ग्राफ के जैसा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एज वी मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सरफेस। हम पहले सेंटर पर थे, वहां से सतह के तरफ आ रहे हैं। कौन सा? सेंटर पे तो जीरो रहती है ना, वहां से सरफेस के तरफ आ रहे हैं, और लीनियर है फंक्शन ए वाला। याद है ना? याद है ना ये पूरा ग्राफ ग्रेविटी का? तो हमें तो अभी सिर्फ धरती के अंदर से धरती के सतह तक आना है। कोई ऐसा बच्चा जो ये नहीं समझ पा रहा हो, पूछो ना। नहीं, स्ट्रेट ही रहेगा ना, ए वाला ही रहेगा ना, क्योंकि अभी हमको क्या पूछ रहे हैं? हमें धरती के सेंटर पे जाना है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। फ्रॉम चालू हमारी शुरुआती सेंटर ऑफ अर्थ से हो रही है, और वहां से हमें धरती के सतह तक आना है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे तो ग्रेविटी जीरो रहती है, और सरफेस पे 9.8, और बीच में जो है 1 - d/r। अब तुम बच्चों को लगे कि भैया आप बोलते हो लीनियर लीनियर, ये लीनियर मतलब क्या भैया? जी की वैल्यू बदलने वाली है क्या? कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू नहीं। वन की वैल्यू बदलने वाली, वन वन ही रहेगा। और नीचे रेडियस ऑफ अर्थ है, उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं, तो बदलेगी क्या? डेप्थ। और डी की पावर वन है ना, डी की पावर वन, ये लीनियर टर्म है। ये y = mx + c फॉर्मेट चल रहा है। इसका ग्राफ लीनियर रहता है, सीधा। ठीक है। और उसके बाद ग्राफ जो है Gm/r + h का होल स्क्वायर। और बदलता क्या है? कैपिटल जी की वैल्यू ब्रह्मांड में बदलती है क्या किधर? नहीं। मास ऑफ अर्थ बदलता है क्या किधर? नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ बदलता है किधर? नहीं। पर हाइट बदलती है ना, और हाइट का स्क्वायर चल रहा है। बरोबर, हाइट का स्क्वायर चल रहा है, और वो 1/, में चल रहा है। फिर उसका ग्राफ लीनियरली ना गिर के अजीबो गरीब ढंग से गिरता है। लेकिन शुरू के 200 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट वो चल जाता है। अगला भाई साहब, व्हाट आर द टू रीजन फॉर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड? चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो सब बच्चे नोटबुक में। व्हाट आर द टू रीजन फॉर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ लॅटिट्यूड? सर्व विद्यार्थ्यांनी लिहून घेणे पटकन बुक मध्ये. लिख लिया ना सबने क्वेश्चन? सर 10वीं के बच्चों, तुम्हारे मामा मामी नाना नानी दादा दादी से तुम इस साल जितने पैसे लुटा सकते हो लूट लो, आणि खर्च मत करो। 100-100 रुपए 50-50 रुपए मांगते रहो, क्योंकि जब एंट्रेंस एग्जाम का सिलसिला चलता है तो एक टाइम पे आके हर साल सब बच्चों के मम्मी पापा उब जाते हैं। हर रविवार को 100 रुपए 200 रुपए 150 रुपए इतने फॉर्म भरते 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 3-4 हजार रुपए साल भर में गाड़ी वाड़ा नहीं इसके खर्च हो जाते। तो इसलिए 10वीं के जो बच्चे हैं वो जितना छोटी मोटी सेविंग अपनी छुपा के रख सकते हैं छुपा के रखो। ठीक है, दुष्काल पड़ने पर वो ये काम आता है। अभी अपन इसका आंसर जान लेते हैं कि क्या कारण है जो धरती के लैटिट्यूड बदलने के कारण ग्रेविटी कम ज्यादा हो जा रही है। उसको इंग्लिश भाषा में जरा सा एंगल विंगल कॉस थीटा ऐसे नाम आते हैं उसके, वो हम देख लेते हैं। और दूसरा कारण है अर्थ का रोटेशन। कितवी की बुक खुल रही है? 11वीं, 11th।
23 को एनएमटीसी ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बैठे हैं बच्चे वो कल छुट्टी मार ले स्कूल को और पढ़ते बैठे एनएमटीसी की पढ़ाई। स्कूल वालों को जब तान ना ले, कितना घर पे फोन करे, कितना करते हैं, 5 बार करते हैं। बाद में उनको मालूम है बच्चा नहीं जवाब दे रहा। आला रे आला किती कुठे गेला. देखो ये वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड विथ डेप्थ और आला रे आला ग्रेविटेशन ची व्हॅल्यू थोड़ा पढ़ना बर क्या, पढ़ो ध्यान से, दिख रहा है पीछे तक, सब जन ध्यान से पढ़ो। ये हिरवी लाइन 2-3 बार पढ़ो और समझ आती है क्या, देखो। ये रेड कलर का फ्रेज समझा क्या, इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन मालूम है, प्लेन सपाट। इक्वेटोरियल प्लेन म्हणजे ये वाला, ये इधर चटाई डाली, इस पे पत्थर वाला डाल के लोग बैठने वाले आए भट्टा खाने के लिए, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ऐसे दिख रहा है इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में, अब इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर बाबू मोशाय, अब तुम देखो रेडियस वेक्टर, ये दिख रहा है तुमको रेडियस वेक्टर, काला काला डार्क ब्लैक दिख रहा है क्या। और वो कितना एंगल बना रहा है, एंगल, ये एंगल थीटा। तो अगर ये तुम्हारी अर्थ है, ये अर्थ का ऊपर का हाफ, और तुमने धरती पे का ये पॉइंट ले लिया, जम्मू कश्मीर मान लो, तो अर्थ के सेंटर से ये जो रेडियस है, इक्वेटर वाला जो रेडियस है आर, और यहाँ तक आने वाला जो रेडियस है आर, इनमें जो थीटा एंगल है ना, मान लो वो थीटा एंगल है 40 डिग्री। तो ये जितने भी रेड रेड कलर के सरकमफरेंस में आने वाले पॉइंट है, सबका एंगल वही होगा, 40 डिग्री। समझता है तुम बच्चों को, सबका एंगल वही होगा ना, 40 डिग्री। झाप रहा है कि कौन है ना, कौन 40 डिग्री। तो इस वाले फिर को अपन बोलते थे 40 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड। समझा क्या अच्छे से। ये वो पैरेलल लाइन जैसे ही है, जेड जेड वाला जैसे। तो अभी कारण समझना है कि अर्थ के लैटिट्यूड के कारण क्यों बदल जाता है भाई, ठीक है। तो अपने को देख करके रखा है, तुमको पूरा समझूंगा कि नहीं बाबा। अपन ने ना अभी ये पढ़ा नहीं है, सर्कुलर मोशन ओमेगा। तो तुम बच्चों के लिए वो झापना बहुत मुश्किल होगा। तो तुमने क्वेश्चन तो लिखा ना कि 2 कारण बताओ जिसके कारण लैटिट्यूड के कारण अर्थ की ग्रेविटी बदलती है। तो तुम सारे बच्चे ना फर्स्ट कारण लिखो, एंगल थीटा, एंगल थीटा increases, angle theta increases, then cos theta decreases, then cos theta decreases. Therefore, g dash will increase as we move away from equator towards any pole due to rotation of the earth. ये ब्लू वाली लाइन, therefore g dash will increase, blah blah blah.
और वो ब्लू वाला लिखा पूरा, ऑफ द अर्थ, कॉमा करना कॉमा, और ऊपर की रेड लाइन लिखना, वेर जी डैश इज ग्रेविटी एट लैटिट्यूड ऑफ थीटा डिग्री। नहीं, ऐसे लिखना, वेर जी डैश इज ग्रेविटी एट थीटा डिग्री लैटिट्यूड, वेर जी डैश इज ग्रेविटी एट थीटा डिग्री लैटिट्यूड लिखा, और नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना पिंक बॉक्स वाला, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, ओमेगा क्या रहता, मैं तुमको थोड़ा समझा देता, ओमेगा बहुत हार्ड नहीं है। सरकम ये आता है तो सरकमफरेंस निकालते, 2 पाई आर, उतना ही जाना चाहिए। आर पता है आर क्या रहता है? रेडियस। एक छोटी सी चीज सीख लो, फिर छोड़ता हूँ तुमको। छोटी सी चीज, प्यारी सी चीज, समझ आ जाएगी तुरंत, बस ध्यान देना अच्छे से। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। मान लो कि रेडियस था 20 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट था ए पॉइंट। मैं थीटा एंगल आगे चले गया, थीटा एंगल, अगर मैं पूरा 360 डिग्री एंगल ही आ जाता था घूम के, तो मैं 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर जाता था, सरकमफरेंस जितना। बरोबर ना? बरोबर ना? लेकिन मैं सिर्फ थीटा एंगल गया, तो मैं ए पॉइंट से जाके बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी बोला? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इतनी लेंथ होगी ए बी की, बराबर। और यहाँ पे एक बीच में एक्स पॉइंट पकड़ लो, जो कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर पे है, ग्रीन ग्रीन कलर वाला। अगर एक चींटी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भागी, तुम्हारे लिए फोटो मैं थोड़ा आसान पर करके बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। ये था सर्कल, ये था सेंटर, 20 सेंटीमीटर का। ये एक लाइन है बना क्या, रेडी स्टडी, इस पे बहुत सारे प्लेयर बैठे वाले। ये ए पॉइंट पे एक प्लेयर है, और ये एक्स पॉइंट पे एक प्लेयर है, दो चींटियां हैं। और जैसे ही ढिशके होऊंगा, वैसे ही ये फिनिश लाइन है, ग्रीन कलर की फिनिश लाइन, दोनों चींटियां भागेंगी अपने अपने ट्रैक में यहाँ तक पहुंचने के लिए। ए वाली चींटी को भागते भागते बी तक पहुंचना है, एक्स वाली चींटी को भागते भागते वाई तक पहुंचना है। किसके साथ अन्याय हो रहा है? ए वाली चींटी के साथ। क्यों? उसको तुम्हारी आंखों से जो देखा जा रहा है उसके हिसाब से उसको ज्यादा भागना है। दिख ही रहा है ना कि ए से बी इतना बड़ा है और एक्स से वाई इतना सा है, दिख ही रहा है ना। लेकिन अगर देखने वाली ऑडियंस बहुत छोटी साइज की हो, चींटी की दुनिया वाली हो, और वो जाके इस सर्कल के सेंटर पे खड़ी है, और उनको अपने आंखों के सामने दोनों चींटियां दिखाई दे रही है, और रेडी स्टेडी को डिशके मारते ही दोनों चींटियां ऐसे 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 भागने वाली है, तो वो ये नहीं देख रही कि चींटियां कितना डिस्टेंस भाग रही है, छोटा डिस्टेंस भाग रही है कि बड़ा डिस्टेंस भाग रही है। चींटियों की दुनिया में शायद देखा ये जाता है कि वो एंगल कितना भाग रही है। तो एक्स से वाई तक जब गए, एक्स से वाई तक जब गए, तो कितना एंगल भागे? मान लो कि थीटा एंगल भागे। तो ए से बी तक जब गए, तब कितना एंगल भागे? थीटा एंगल ही भागे ना। तो एक्स से वाई तक अगर कोई गया, तो उसकी एंगल की स्पीड, उसकी एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा होगी, ओमेगा एंगल, कितने तेजी से वो एंगल कवर कर रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी नंबर 1 थीटा एंगल कवर कर चुकी है 2 सेकंड में, अब गाड़ी नंबर 2 भी थीटा एंगल कवर कर चुकी है 2 सेकंड में, दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है, ऐसे बात चल रही है, ऐसे कमेंट्री चल रही है वहाँ पे। तो ये है एंगुलर स्पीड, कि तुम अगर एक लाइन पर थे, स्टार्टिंग लाइन है ये रेड वाली तुम्हारी, और तुम दो प्लेयर हो, काला और कलुआ, और रेडी स्टेडी गो बोलते तोड़ 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 तुम थीटा एंगल कवर करते जा रहे हो, तुमने एक लैप पूरा कर लिया थीटा 1 एंगल का, अब अगले एंगल की तरफ तुम बढ़ रहे हो, तोड़ 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 थीटा 2 एंगल। इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। एंगल कितना कवर कर रहे हैं, एंगल।
है ना, आंखों के सामने सिर्फ देखना है एंगल कितना कवर कर रहे हैं। पहले यहाँ पे थे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। तो ए बी को भले ही ज्यादा डिस्टेंस भागना पड़े, नीचे का कैपिटल डी, और एक्स वाई को छोटा डिस्टेंस भागना पड़े, तो उनकी स्पीड अलग अलग है लेकिन उनकी एंगुलर स्पीड सेम है। क्या ये बात समझ आ रही है क्या तुमको? एंगुलर स्पीड, आई थिंक सो कि समझ आ रही है शायद। ठीक है, और पढ़ेंगे अपन कल। तो बस एक हेडिंग लगा के छोड़ दो, एंगुलर स्पीड। एंड वेलकम टू सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे अपन 11वीं का बहुत सारा, फिर वापस चले जाएंगे वो लैटिट्यूड की वजह से। ये ओमेगा का विषय निकल गया, इसलिए आ गया अपन इधर अभी। तो समझ जाएगा तुमको, टेंशन की बात नहीं है। गुड नाइट।